अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे क्या है, ऐसे को किस तरह से लिखा जाता है, क्या एरर्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, क्या डोमेन्स हैं। ठीक है, मतलब हमने मेन चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी हमारा सारा प्रैक्टिकल वर्क है, किस तरह से हमने थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन लिखनी है। आउटलाइन में हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट है, उसके बाद हम अपनी मेन हेडिंग्स किस तरह से बनाएंगे, हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हम किस तरह से लिखेंगे। ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करें। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, तो थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। किस तरह से, जब भी आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, आपके माइंड में जो पहली थॉट आती है, आपका जो एक कह सकते हैं कि एक मेन थीसिस, ठीक है, वो मेन थीसिस क्या है जिसके बारे में आप एक जनरल सोच रखते हैं। आप कह रहे हो कि भाई मुझे पूरा ऐसे इस बेस पे लिखना है, ठीक है, और मुझे इस जो अपना ऐसे है इसको मुझे अपने ऐसे को डिफेंड करना है, ये वाला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे अपने ऐसे को डिफेंड करना है। तो ये बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट, व्हाट एक्चुअली द थीसिस स्टेटमेंट इज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड अबाउट अ टॉपिक, आइडिया और स्टेटमेंट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मजीद पढ़ने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि देयर थीसिस इज आल्सो योर मेन आर्गुमेंट। द मेन आर्गुमेंट इज प्रूव्ड इन ऐसे with the help of data, references, ideas, reports, books। मतलब आपने डिफरेंट ये जो रेफरेंसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, बुक्स से आपने अपने जो मेन थीसिस स्टेटमेंट है, मेन आर्गुमेंट है, उसको आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से बनती है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अच्छा, सम टाइम कहते हैं, कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप थीसिस स्टेटमेंट ना लिखो, और वो क्यों कहते हैं। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे एग्जामिनर वो होते हैं, वो कहते हैं भाई आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया ना, तो आपको अपना जो ऐसे है उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हम इसको समझते हैं टाइप्स ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आती है वन डायमेंशनल थीसिस स्टेटमेंट, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। ये क्या है, इसको समझते हैं प्रैक्टिकल वर्क करके। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अगर मुझे एग्जामिनर ये टॉपिक देता है, ठीक है, अगर मुझे एग्जामिनर ये टॉपिक दिया तो मेरे माइंड में ना तीन चार चीज़ें क्लिक करेंगी। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में जो है ना, पहली चीज़ मेरे माइंड में आएगी कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। ठीक है, चैलेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे माइंड में आया कि भाई प्रॉब्लम चैलेंजेस है तो उसकी इफेक्ट्स भी तो हो रही है ना। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा उसके कुछ वे फॉरवर्ड है, या फिर उसके उसको सॉल्यूशंस भी तो होंगे ना, जो कि अवॉइड करने चाहिए, जिससे जो है सॉल्यूशंस होने चाहिए, जो कि या मेजर्स होने चाहिए जो कि अफेक्ट्स को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो ये बेसिकली थ्री डायमेंशनल थीसिस स्टेटमेंट हमारी बनेगी। उसमें फॉर्म मतलब ये है कि उसमें एक डायमेंशन हमने प्रॉब्लम चैलेंजेस डिस्कस करना है, दूसरे डायमेंशन में हमने अफेक्ट्स डिस्कस करना है, और तीसरे में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन। अगर मुझे दो की बात बतानी है तो मैं क्या कहूँगी, ये टू डायमेंशनल हमारी थीसिस स्टेटमेंट बन रही है। अगर मैं तीन की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि ये थ्री डायमेंशनल बन रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो मैं कहूँगी कि डिस्पाइट हैविंग अबंडेंट ह्यूमन एंड नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, तो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम या पाकिस्तान इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग सेवरल चैलेंजेस। अब मैंने इसमें एक लफ्ज यूज किया सेवरल। ठीक है, ये आप बात याद रखो, मैंने क्यों बोला सेवरल वो बताती हूँ। सेवरल challenges which are affecting the country in an adverse manner। ठीक है, however through effective measures these challenges can be जो है हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको रिजोल्व कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया कि ये इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये जो हमारे पास चैलेंजेस हैं और जो इसके सॉल्यूशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स है, इसको मैंने थ्री डायमेंशनल थीसिस स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर लिखूं तो मेरी मैक्सिमम तीन लाइन पर आएगी। ठीक है, इस बात को हम ना मजीद इस पे हम अगर प्रैक्टिस करें तो ये देखते हैं और बता। अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ आ गई ना, तो अगर हम फर्दर देखें तो फर्दर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास वो कहते हैं कि मेक अ थीसिस स्टेटमेंट ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो एजुकेशन में भी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, उनका अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उनका जब अफेक्ट होता है तो हम उनको कहते हैं कि भाई हमें सोल्यूशन चाहिए। तो मेरी थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, उसमें मैं एक वर्ड यूज करूंगी, वो मैं बताती हूँ। देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। अब मैंने नंबर ऑफ इश्यूज यूज किया, पहले मैंने सेवरल चैलेंजेस बोले थे, अब मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ इश्यूज।
मतलब मैं नंबर ऑफ इश्यूज की जगह मैं उसको स्पेसिफाइड नहीं कर रही, मैं ये नहीं बता रही कि ये इश्यूज है, ये जेंडर इनइक्वालिटीज में है, ये है वो है, जो लेस बजट होता है एजुकेशन पे, तो मैं ये नहीं बता रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज दैट पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग which are affecting the country in an adverse manner, ठीक है। therefore measures should be taken to avoid such challenges, ठीक है। तो बेसिक टू मिटिगेट सच challenges, तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको जनरल रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं पेपर में अपनी जो आउटलाइन है उसमें पहला नंबर 1 मतलब मैं लिखूंगी कि ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, चौथा ये आ रहा है, तो मतलब मैं उसमें मैक्सिमम पॉइंट लिख सकती हूँ। अगर मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट में ही उसको स्पेसिफाइड कर दूं कि एक फिजिकल डिफेक्ट है, ये है, फलाना है, मतलब तो अगर मैं इस तरह की बातें अगर लिखना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, वो स्पेसिफाइड होगी। और मैंने ये पहले बात की थी, थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जिसको आप पूरे ऐसे में डिफेंड करते हो। इसकी ना एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक हमारी थीसिस स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन अ डार्क पास्ट ड्यू टू सेवरल रीजंस। इसमें सिर्फ रीजंस बताई हैं, डिफरेंट चैलेंजेस बताए हैं, ठीक है। डिफरेंट चैलेंजेस भी लिख सकते हो। तो बेसिकली ये जो सेवरल रीजन है, ये सेवरल क्यों यूज हुआ है, ताकि क्योंकि मैं इसको जनरल बनाना चाह रही हूँ। अगर मैं इसके बाद जो है ना, अगर अपनी आउटलाइन लिखूंगी ना, तो मुझे पता है कि मैंने सेवरल मतलब मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख सकती हूँ, अपनी मर्जी से लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखती हूँ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज सीन अ डार्क पास्ट ड्यू टू मिलिट्री इंटरवेंशन, अब मैं क्या करूंगी, अपनी पूरे ऐसे को जो है ना किस पे डिफेंड करूंगी, मिलिट्री इंटरवेंशन पे। अब मैं फर्दर नहीं लिख सकती कि मुझे कोई और पॉइंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया है, मुझे डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, मुझे करप्शन आ गया, तो मुझे ये सारे पॉइंट्स मैं नहीं कर सकूंगी। अगर मैं यहाँ पे जो है ना इतनी ज्यादा पॉइंट्स लिख दूँ तो वो पेपर में तो उसकी तो लुक ही खत्म हो जाएगी। एग्जामिनर कहेगा यार इसने इतना सब पॉइंट, इतना सब जो थीसिस स्टेटमेंट देना होता है उसने उसको इतना ज्यादा स्पेसिफाइड कर दिया, मुझे तो सारा पता चल गया इसके पेपर में उसने क्या लिखा, सारी इसने भोंगियां मारी होंगी आगे। तो इस तरह से आपने नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को जनरल रखना है। जनरल मतलब कि आप जो आपने स्पेसिफाइड नहीं कर देना कि भाई मुझे मैं इसमें प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम्स बताऊंगा, चैलेंजेस ये चैलेंजेस बताऊंगा, सॉल्यूशंस ये सॉल्यूशन बताऊंगा। इस तरह से आपने काम नहीं करना। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान पे ऑलरेडी बना दी है थीसिस स्टेटमेंट। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे ऑलरेडी मैंने वैसे बना के दिखाई है, बोर्ड में दिखाई थी, बट आप लोगों का काम है इस पे आपने मुझे कमेंट में दोबारा बतानी है। अच्छा, इसके अलावा एक और थीसिस स्टेटमेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज, किस पे है, क्लाइमेट चेंज है एंड इट्स अफेक्ट्स। अब ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। आप इसको 3 डायमेंशनल भी कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स। एग्जामिनर मेन यही पूछ रहे हैं ना आपसे, आप यही भी आप पेपर में लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वे फॉरवर्ड के आप जो है कुछ सॉल्यूशंस, मतलब कुछ जो सॉल्यूशंस है वो आप लिख सकते हो, मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स। अच्छा, ये इसके बाद हम इंशाल्लाह आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे।